ये भट्टा के रेट क्यों नहीं लिखा हुआ रहता आगे, या फिर ये भट्टा अवैध है इसी वजह से रेट नहीं चल रहा है? सारा भट्टा ही अवैध है यहाँ पे। इलेक्शन से पहले क्यों नहीं? बरसात आती है, बाढ़ आती है, तब जाकर के कटावरोधक कोई काज करने के लिए डीएम और पदाधिकारी लोग दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं क्षेत्र में। उससे पहले क्यों नहीं? कोयला माफिया है, बालू माफिया है, एंट्री माफिया है, तस्करी माफिया है, यहाँ पे प्रशासन के अंदर है, प्रशासन खुद चलवा रहा है इसको बहुत। क्योंकि अब टिकट खरीदने में भी पैसा लगता है ना अभी आज के डेट में टिकट। हाँ, तो अब पैसा का भी व्यवस्था तो होना चाहिए। 1 किलो चूरा के बदले में 50 किलो चूरा पर लिखा जाता है, देता है आधा किलो। ये होता है लूट खसोट। ये आपदा में अवसर तलाशते हैं ये ऑफिसर लोग। अभी निसंदरा पुल का क्या मामला है? यही मामला है ना, यहाँ नहीं बना करके उधर ले जा रहा है। क्यों ले आ रहा है? ये आपको बेवकूफ बना रहा है। इलेक्शन आ रहा है, ये मुद्दा रहेगा कुछ दिन। पूर्व विधायक तौसीफ आलम का कहना है कि 5500 से 5700 रुपया जो है सरकारी रेट, लेकिन जो है भट्टा जो मालिक है वो लोग जनता को लूट रहे हैं और ये जो है सरकारी रेट पर लागू। ये तो बीजेपी वाले को एक चुल्लू पर पानी में जाकर डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को आप रखते हैं, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता आपको जो सोफिया पर उंगली उठा करके बात करते हैं। क्यों हमारे लोगों को डूबने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, उसकी जमीनों को कटने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 5700 सरकार रेट है? आपको पता है? तो 2019 में ये रेट का लिए हम लोग धरना दिए थे, सोशल मीडिया में काफी 1 साल तक चला था, सीमांचल खबर वाला पूरा चलाया गया था। उस वक्त ये नेता लोग कहाँ थे? मतलब उधर बाबूजी का फोन आया ट्रम्प का, या छोड़ दो, सीजफायर कर दो, तो कर दे। मतलब उसके इशारे पर जब इंदिरा गांधी थी ना, इंदिरा गांधी बोला कि आप मेरे मामले में टांग मत अड़ाइए, हम जैसे चाहेंगे निपट लेंगे। अगर यहाँ पे कांग्रेस के टिकट पर अगर लड़ता है, कांग्रेस अपनी टिकट पर लड़े, तो फिर आपको यहाँ पे जीत निश्चित है। लिख करके लीजिए कि निश्चित है कांग्रेस। और अगर राजद से लड़े तो राजद का रिकॉर्ड आपने देखा है। बीजेपी जो काम करते बिल्कुल कट्टरवाद एक विशेष समुदाय के लिए काम करती है। इसी तरह से जो मीम है बिल्कुल कट्टरवाद है, एक विशेष समुदाय के लिए काम करते हैं। जो हमारी हार हुई तो एमआईएम के लहर ने हमें एमआईएम के वोटरों ने हरा दिया था। अब क्योंकि वो एमआईएम से खुद आ गए हैं और एमआईएम ने उनको हरा ही था, और उन्होंने तौसीफ आलम ने कभी नहीं माना कि मुझे अनजान नबी ने हराया है। अमित शाह जी डायरेक्ट उन्हीं को क्यों फोन कर रहे हैं? और भी तो विधायक थे और एमपी थे। जावेद साहब नहीं, जावेद साहब को भी, जावेद साहब का इतना बड़ा नहीं है, मतलब उन्हीं को क्यों? और भी तो उनसे बड़ा नहीं है, अजमल साहब नहीं है, उनको नहीं फोन कर सकते? तो मुस्लिम की आदत है, मतलब यही आ गया मुस्लिम की आदत। 3000 का प्रॉपर्टी, वक्त की प्रॉपर्टी सुनते हैं, उन्हीं के पास बैठा तो वही दौड़ करके जा रहा है, वही सबसे लड़ रहा है। लोहागड़ा में एक मवेशी का 9 रुपया या 10 रुपया रेट है, सुनते हैं 300 रुपया आपका मवेशी का खरीद बिक्री होता है, 300 रुपया उसका रेट लिया जाता है। तो वो किसके अंदर में है? जिला किसके अंदर में है? रेट कौन तय करेगा? क्यादत क्या आज पहली बार आई है? मवेशी साहब कहते हैं नहीं, आज मवेशी साहब जब आया तभी मुस्लिम का क्यादत था, उससे पहले कौन क्यादत थी? बदौलत अजमल साहब से बड़े हैं आप। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिग्गज टॉक। हमारी मौजूदगी बहादुरगंज में है और हम बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि जनाब मुशीकुर रहमान साहब के पास है। ज्वलंत मुद्दा है ईंट भट्टा, तमाम तर चीजों को लेकर जो है सोशल मीडिया में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कई ऐसे सवालात हैं जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, इसलिए आप वीडियो में आज अंत तक आप बने रहें और बहुत सारे सवालों के जवाब जो है आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम सर। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब आपका और आपके दिग्गज टॉप चैनल का, आपके ढेरों का जो आप काम कर रहे हैं जगह जगह लोगों की समस्याओं को, मुद्दों को 126 पंचायतों में जो आपने बताया कि जाने का काम आप कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी पहल है आपके लिए। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी बात होना चाहिए। ईंट भट्टा का जो मामला चल रहा है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इस मामले पर बात करना चाहिए। बहादुरगंज से जो टेरागाछ वाली सड़क है, हम भी गए थे कल, थोड़ा सा जाने का मौका मिला, तो सही मायने में जो है काफी तकलीफ दे वाली बात है, लेकिन बन नहीं रहा है। जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं उस जमाने में ऐसे सड़कों की तुलना या बोलना समझिए कि बहुत ही हम लोग बैक में जा रहे हैं, मतलब बहुत बैकवर्ड इलाके में रह रहा है। एक टेरागाछ प्रखंड है, उसको एक पुल बनने में 3 साल हम लोग धरना दिए थे, तब लौचा पुल बना था। और एक अभी रोड है, जो सड़क है, जो इतनी छोटी सी सड़क है, पतली है, और उस पर वो बिल्कुल खराब है। एक बार टेंडर हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर अभी सुनते हैं रीटेंडर हो रहा है, फिर बरसात आ रहा है। तो टेरागाछ के लोगों के लिए वोट लेने के लिए सारे नेता पहुंचते हैं, लेकिन उनके वहां जाने के लिए, वहां पे जितने गांव यहाँ से वहां तक है, जितने लोग यहाँ बसते हैं, क्या उनको अभी तक रोड, पुल, पुलिया से अभी तक आजादी नहीं मिली? बाकी दूर की बात है, लोग आज चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह पर रहने की सोच रहे हैं। आज हम एक पुल के लिए और एक रोड के लिए, एक रोड को चौड़ा करने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? चाहे वो पिछले 20 साल से जो हमारे यहाँ हम लोग अपने राजनीति में हम लोग देख रहे हैं कि हम 15-20 साल से हम लोग हो सकल संभाले हैं, बहादुरगंज और टेरागाछ और सीमांचल के राजनीति को देख रहे हैं। सिर्फ राजनीति वोट के वक्त ही होती है,
चाहे कोई हो, जो पूर्व के विधायक हो या मंत्री हो या प्रेजेंट के हो, सिर्फ इलेक्शन टाइम में मुद्दे उठते हैं। इलेक्शन से पहले क्यों नहीं? बरसात आती है, बाढ़ आती है, तब जाकर के कटाव रोधक कोई कार्य करने के लिए डीएम और पदाधिकारी लोग दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं क्षेत्र में। उससे पहले क्यों नहीं आपका जो महानंदा बेसिन योजना है उसके तहत सारे नदियों को दोनों किनारे में बोल्डर पिचिंग करके रोड बना करके जो महानंदा बेसिन योजना का चौथा फेज है, पांचवा फेज है, उसको क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों हमारे लोगों को डूबने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? उसकी जमीनों को कटने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। सब कुछ बर्बाद होने पर आप सिर्फ मलहम लगाने के लिए और मलहम जगह पर नमक छिड़ने के लिए जा रहे हैं। अभी बरसात आते ही बरसात दौरा शुरू हो जाता है, क्योंकि आपदा से जो पैसे आते हैं जिला में, ये आपदा का पैसा अनलिमिटेड होता है और इसमें पदाधिकारी लोग लूट खसोट करके खाते हैं। काम एक कीचड़, एक रोड में, एक कटा हुआ रोड में 2 टेलर अगर आप बेड मसाली या टुकड़ा डालते हैं तो वहां 100 टेलर भी डाल देते हैं, तो कोई उसका हिसाब किताब नहीं। 1 किलो चूरा के बदले में 50 किलो चूरा पर लिखा जाता है, देता है आधा किलो। ये होता है लूट खसोट। ये आपदा में अवसर तलाशते हैं ये ऑफिसर लोग और सरकार, इसमें काफी फंड का मिसयूज होता है। इसी के लिए हम लोग को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हर वक्त हमारे सीमांचल या हमारे बहादुरगंज या किशनगंज जिला को लोग यहाँ पे नेता विहीन है और ना ही मतलब एक संवेदनहीन कहिए यहाँ के नेता, इस तरह के नेता है। सोशल मीडिया में आप देख सुन रहे होंगे कि ईंट की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जाहिर की है। पूर्व विधायक तौसीफ आलम का कहना है कि 5500 से 5700 रुपया जो है सरकारी रेट है, लेकिन जो है भट्टा जो मालिक है वो लोग जनता को लूट रहे हैं और ये जो है सरकारी रेट पर लागू। अभी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 5700 सरकार रेट है? आपको पता है? आपको पता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो लिखा हुआ विधायक जी बोल देने से रेट तय हो जाती है। विधायक जी बोल देने से कि 15,000 रेट दिया जा रहा है, तो क्या 15,000 रेट है? हम तो ऐसा नहीं मानेंगे। सरकार के एक रेट तय करे। कोई भी चीज हमारे यहाँ बिकती है तो उसका एक रेट तय होना चाहिए और वो रेट सबके जगह, हर जगह चिपका हुआ है। भट्टा के आगे में उसका चिपका हुआ होना चाहिए जो भट्टा बेच रहा है। यहाँ तो सारा भट्टा ही अवैध है, इस पर क्यों नहीं बात हो रही? लगभग 90% भट्टा जो किशनगंज जिले में है, 136 या 150 के आसपास भट्टे हैं, लगभग 90% भट्टा अवैध चल रहा है। और यह पूरा प्रशासन की मिलीभगत, विभाग की मिलीभगत, नेताओं की मिलीभगत से चल रहा है। और ये बहुत बड़ा खेल है। जब 2019 में ये रेट का लिए हम लोग धरना दिए थे, सोशल मीडिया में काफी 1 साल तक चला था, सीमांचल खबर वाला पूरा चलाया गया था। उस वक्त ये नेता लोग कहाँ थे? उस वक्त इस रेट की बात क्यों नहीं हो रही थी? उस वक्त भी तो 8,000 9,000 रेट चल रहा था, 9,000 चल रहा था उस वक्त, जिस वक्त की बात हो रही थी ना, उस वक्त 9,000 रेट चल रहा था। अभी भी आपका 9 साढ़े 10 ऐसे ही चल रहा है। 11 तो अभी तक मैंने सुना नहीं, या फिर जो भी है 9.5 तो चल ही रहा है, इतना तो पता है। लेकिन एक रेट सरकार की तरफ से होनी चाहिए। अब एक बिस्किट का पैकेट उसमें रेट लिखा हुआ रहता है कि नहीं? आप उसमें टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ टैक्स दे रहा है, तो रेट तो लिखा हुआ ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसमें लिखा हुआ रहता है। ये भट्टा का रेट क्यों नहीं लिखा हुआ रहता आगे में? या फिर ये भट्टा अवैध है इसी वजह से रेट नहीं चल रहा है? सारा भट्टा ही अवैध है। यहाँ पे नगर में लगभग 22 से 23 भट्टा है और अवैध रूप से आज से लगभग 25 साल से चल रहा है। और हम कम से कम नहीं भी तो 4 बार यहाँ से लिखित रूप से दे चुके हैं। 4 बार। कोई इसमें सारा प्रशासन का मिली भगत है, विभाग का मिली भगत है। यहाँ तक कि आपका यहाँ अवैध खनन हो रहा है, आप कितना बार चलाए वहां जाकर के, अवैध खनन को नहीं रोक पाता है क्योंकि सबकी मिली भगत है, तब चल रहा है अवैध खनन। बालू माफिया नहीं है। बालू माफिया क्या घर बनाने में बालू नहीं लगता है? बालू माफिया का वहीं पर रोक दिया जाता है, टोल टैक्स के पास। एंट्री माफिया बोला जाता है, वहां पे पैसा लिया जाता है, तब जाकर के बालू का रेट इतना हो गया। नहीं तब बालू का रेट इतना चलता है। कोयला माफिया है, बालू माफिया है, एंट्री माफिया है, तस्करी माफिया है। यहाँ पे प्रशासन के अंदर है, प्रशासन खुद चलवा रहा है इसको और नेताओं की मिली भगत से चल रहा है। जो पहले से इसमें इन्वॉल्व है, ये सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो इन पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। लोग इतना पैसा इतना कहां से लेके आ गया? इतना बड़ा पैसा वाला कैसे बन गया? कहीं अब दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके, सिलीगुड़ी से लेके कोलकाता तक सबका प्रॉपर्टी है। क्यों इतना है? कहां से आया? भट्टा वालों से जो है बातचीत हुई और उनके जो जानकारी को लेकर उनसे बातचीत हुई, तो लोगों का कहना है कि जिस रेट को लेकर पूर्व विधायक मांग कर रहे हैं, कई समस्या है उस रेट में देने के लिए। क्योंकि कोयला का जो सरकारी रेट 4500 रुपया है, लेकिन हम लोग को कोयला 18,000 में खरीदना पड़ता है। फिर माइनिंग का जो रेट है उससे ज्यादा चीजें लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज है। तो पूर्व विधायक जी ईंट की कीमत पर बात तो करते हैं, लेकिन कोयला में भी कोई माफिया है, उस पर उनकी जुबान नहीं खुल रही है। देखिए भाई,
अब टिकट की पैसे के लिए अगर पैसा का व्यवस्था करना है आपको तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना रेट पे ही बात करें आप। हाँ, लेकिन माफिया तो सबसे बड़ा उधर ही लग रहा है, बालू माफिया, कोयला माफिया, तस्करी माफिया, मवेशी माफिया। लोहागड़ा में एक मवेशी का 9 रुपया या 10 रुपया रेट है, सुनते 300 रुपया आपका मवेशी का खरीद बिक्री होता है, 300 रुपया उसका रेट लिया जाता है। तो वो किसके अंदर में है? जिला किसके अंदर में है? रेट कौन तय करेगा? जिला किसके अंदर में आता है? आप जिला का चेयरमैन है भाई, तो आप क्यों नहीं तय करते वहां पे रेट? और तय करके दीजिए, नहीं जाता है तो पब्लिक पूरा मूवमेंट कर देगा, वहां पे रुकवाइए ना। पहले जिला प्रशासन के लोग क्या करते हैं, प्रशासन पर नकेल कौन कसेगा? ये तो सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है बहुत, क्योंकि अब टिकट खरीदने में भी पैसा लगता है ना अभी आज के डेट में टिकट। हाँ, तो अब पैसा का भी व्यवस्था तो होना चाहिए, पैसा की व्यवस्था के लिए सब किया जा रहा है। और भाई होना तो चाहिए ना, चाहे इधर से हो या उधर से हो, जिधर से हो होना चाहिए, चाहे जिधर से आ जाए। वो तो मतलब इससे पहले 2019 में तो इतना बड़ा मुद्दा उठा था रेट को लेकर के, उस वक्त विधायक शायद वही थे 2019 का मामला। हाँ, उस वक्त क्यों नहीं ये बात उठी? उस वक्त आप क्यों नहीं हस्तक्षेप किए? क्यों आपका तो शायद रिलेशन में सबको भट्टा ही है, क्योंकि उस वक्त आपको जीते हुए थे। अभी आपको फिर नया जमीन तलाशनी है, कोई मुद्दे तलाशने हैं, इस तरह के तलाश करके तब लाया जाएगा। कुछ कह करके मुद्दा तलाशते हैं, ये सब तो मतलब क्या कहते हैं, विकास की बात नहीं हो रही है, ये विकास नहीं है। विकास की बात को नेता करना चाहिए। आज महानंदा बेसन पर क्यों नहीं बात करते? बहादुरगंज का सब डिवीजन पर क्यों नहीं बात करते? पूरे जिले का भौगोलिक रूप से अगर देखिएगा तो बहादुरगंज जिला होना चाहिए, जिला होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चारों तरफ से बीच में यहाँ पे सब डिवीजन नहीं बन रहा है। आज 38 साल का लगभग प्रस्तावित है, यानी कि बहादुरगंज और ठाकुरगंज प्रस्तावित है अनुमंडल, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो भी है, मैं एक आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, 20 साल सदियों तक आप रहे, 5 साल कोई और रहा, उससे पहले 5 साल कोई और रहा, 38 साल से यह मामला अटका हुआ, कोई नहीं आज तक विधानसभा में आवाज उठाया साहब। बहादुरगंज कब का नगर परिषद बन गया होता, लेकिन कुछ लोगों की वजह से नहीं, कोई विधानसभा में आवाज नहीं उठाता है। इसका सारा चीज प्रक्रिया जा चुका है वहां पे। इसके लिए मैंने प्रेजेंट विधायक जी को भी कई बार बोला कि आप आवाज उठाइए हमारा यहाँ, क्योंकि आबादी के हिसाब से नगर परिषद और नगर पंचायत होता है हमारा। आज नहीं, लगभग आज से 2011 का जनसंख्या के आधार पर हमारा नगर पंचायत बना है। 2011 के बाद अब तक का नगर परिषद बनना था, इसको नगर परिषद के एलिजिबल, इसके वजह से यहाँ पे फंडिंग नहीं हो पा रहा, ज्यादा काम नहीं हो पा रहा, कर नहीं पा रहे, इसका फाइल जा चुका है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। बहुत ही मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ के नेता अपने जीतने या अपने मुफाद के लिए मुद्दे उठाते हैं, अपने मुफाद के लिए, पब्लिक के मुफाद के लिए कोई मुद्दे नहीं उठाते हैं। स्टेट बैंक के पास जो मेन रोड पे जो काम हो रहा है अभी, वहाँ पर कुछ लोग उस दिन जो है सड़कों पे उतर गए थे, काफी जो है जल जमाव की स्थिति हो जाती है। अब जब गाड़ी से चलेंगे तो कीचड़ उचड़ हो जाता है, तो उसको लेकर कोई चीज बात हो रही तो पहल हो रही है। पहल क्या, ये तो बहुत ही दुख की बात है, हमारे नगर के अंदर में आता है, ये वो सबसे बड़ी दुख की बात है। नगर के अंदर में आता है लेकिन नगर के काज करने का ये क्षेत्र नहीं है वो, क्योंकि वो SH 99 है और ये BSRDC के अंदर में आता है। BSRDC लगभग पिछले 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा है और काम कुछ नहीं कर रहा है। काम वो कहने का 1 साल से काम कर रहा है, लेकिन काम जीरो बटे सन्नाटा। आप देख रहे हैं पूरा यहाँ से लेकर दिगर बैंक चले जाइए, अमूल की तरफ से आया ये रोड, कुछ काम कितना साल में आया, बस इतना स्लो काम कर रहा है कि हमारे यहाँ के जो बड़े प्रतिनिधि जो हम लोग नगर के हैं, तो हम कम से कम 10 दिन में तो 2 बार जरूर फोन करते हैं BSRDC विभाग को, तब दौड़ के आता है, थोड़ा JCB लगाता है, कुछ काम करके फिर थोड़ा बेड में शरीर डालता है, गिर के चला जाता है। काम नहीं हो रहा काम होना चाहिए कि भाई अब तक तो हमारा बहादुर कितना LRP से यहाँ 2 किलोमीटर बढ़ने के लिए 1 महीना होता है, 1 साल से पड़ा हुआ। नाली को पहले ऊंचा कर दिया गया, फिर नाली को नीचा करने का बात बना। अरे भाई इतना तो इंजीनियरिंग, आप लोग इंजीनियर पढ़ करके आते हैं, चाहे उसका टेक्निकल विभाग की बात करते हैं, आप मकान से 3 फीट ऊंचा कैसे नाली बना रहे हैं? 3 फीट डाउन नहीं बना सकते हैं, फिर उसको एस्टीमेट को चेंज क्यों करने जा रहे हैं? मतलब यह टेक्निकल बात बता रहा हूं कि एक नाला अगर 4-5 फीट का है तो आप जमीन से ऊपर 5 फीट बढ़ा दीजिए,
ऐसा होता है ना? जब बन रहा था तब भी आप लोग भी उसको हस्तक्षेप किए तब ना रुका है। तो अब यहाँ पे नया फंड बनेगा, मतलब ये टालने की बात है। उसी नाला को नीचे दबा दीजिए साहब। अब 5 फीट है ना, 5 फीट को 4.5 फीट नीचे दीजिए, आधा फीट ऊपर रखिए। आधा फीट ये नहीं करेगा, क्योंकि आपको टालना है, बजट को बढ़ाना है, तब जाकर के आपका काम हो पाएगा। अभी निसंदरा पुल का क्या मामला है? यही मामला है ना, कि यहां नहीं बना करके उधर ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? ये आपको बेवकूफ बना रहा है। इलेक्शन आ रहा है, ये मुद्दा रहेगा कुछ दिन कि लोग अगर वोट किसको देगा, मुद्दा को बनाना है, मुद्दा को क्रिएट करना है। मुद्दा क्रिएट भाई जहां पे स्थल का जांच हुआ, जहां पे स्थल चिन्हित किया गया, वहीं पे ना बनना चाहिए। वहां के लिए फंड भी इतना बनाया गया, एस्टीमेट भी बनाया गया। अब वहां ले आकर के फंड को बनाना चाह रहे हैं, दूसरी प्राइवेट जमीन को खरीदना चाह रहा है, मतलब मामला को और भी क्रिटिकल बनाना चाह रहा है। यहाँ पे शॉर्ट था, यहाँ क्यों नहीं बना रहे आप? मतलब यहाँ का नेता जो है, हम नेताओं को दोष देना, जो पदाधिकारी तो अपना कमाने के चक्कर में रहता है कि यहाँ ज्यादा बनेगा तो हमारा कमीशन ज्यादा आएगा, या हम टाइम ज्यादा रहेगा। फिर ऊपर का पॉलिटिकल प्रेशर रहता है कि अभी कुछ दिन और टहलाओ और टहलाओ और टहलाओ, लोग मतलब लोगों को रोने दो, रो करके हमको वोट देगा। इस तरह का एक क्रिएट किया जाता है। हम लोग वहीं पे उलझे हुए रह गए। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए बिहार में तो सरकार इस बार है कि सेकुलर की ही सरकार बनेगी। ये लोग देख चुके हैं। आज जगह जगह अगर देशद्रोही कोई निकलता है ज्यादातर, तो उसी संगठन का आदमी निकलता है। बेहयाई अगर देखेगा तो उसी एनडीए के कार्यकर्ता। चलिए एक वीडियो वायरल हुआ है रोड वाला जो, मतलब आप हाईवे एक्सप्रेस वे पर जाकर के इस तरह का घिनौनी हरकत करते हैं। इससे घिनौना हरकत और कभी किसी ने देखा नहीं था, शायद ऐसा देखा ही नहीं था। ये तो बीजेपी वाले को एक चुल्लू पर पानी में जाकर डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को आप रखते हैं, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता आपको जो सोफिया पर उंगली उठा करके बात करते हैं, और वहीं पे एक प्रोफेसर साहब को एक छोटा सा ट्वीट करने पर आप उसको उठा करके जेल में भर देते हैं। इस तरह का देश नहीं है। लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। आप कितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे अपने लड़कों को भटका करके रखिएगा, वो भी एक दिन समझ जाएगा। लोग समझ रहे हैं, आप देश को गर्क कर रहे हैं। आप सीजफायर कैसे कर दिए? सब जंग तो पहले लड़ने का इतना बड़ा पोजीशन ही नहीं था, जब लड़े तो फिर सीजफायर कैसे कर दिए? मतलब उधर बाबूजी का फोन आया ट्रम्प का, या छोड़ दो, सीजफायर कर दो, तो फिर कर दिया। मतलब उसके इशारे पर, जब इंदिरा गांधी थी ना, इंदिरा गांधी बोला कि आप मेरे मामले में टांग मत अड़ाइए, हम जैसे चाहेंगे निपट लेंगे, आपको हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है। तब इसका नाम आयरन लेडी पड़ा था। ऐसा नहीं है कि आप मतलब लड़ाई करने गए, पीठ दिखा करके भाग गए, ये गलत है। 2025 विधानसभा जो चुनाव है वो बहुत नजदीक है। अब जो है बरसात जो ही खत्म होने के बाद चुनाव भी जो है बिल्कुल फूक चुका है, और 9 अक्टूबर और नवंबर में शायद चुनाव हो गया। ऐसे में बादू की जगह एक सीट की हम बात करें तो राजद ने इस सीट में जब भी चुनाव लड़ा तो बेहतर जो है उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। जब फैयाज आलम साहब लड़े थे तब भी, जब उसी टिकट से जब अंजार साहब लड़े थे तब भी। तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि बहादुर की राजनीति को बखूबी आप समझते हैं? देखिए पहले के बनिस्बत अभी जब तक यहाँ पर रिकॉर्ड रहा बहादुरगंज का, किशनगंज सीमांचल में ही यहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा रहा। कांग्रेस का वर्चस्व, और कांग्रेस में यहाँ पे जितने भी वोटर्स हैं वो ज्यादातर सेकुलर माइंड कांग्रेस है। आप देख रहे हैं जावेद जी को कोई मतलब इतना गाली भी दे रहा है, इतना सा विरोध भी कर रहा है, तब पर भी वो जीत रहे हैं, जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग सेकुलर मिजाज के हैं और सेकुलर आदमी को वोट दे रहा है। और वोटर लोग, और जो सोशल मीडिया में कुदाकुदी करता है ना, वो वोटर नहीं होता है। अच्छा, वो कुछ भी बोल देता है, वो ज्यादातर देखेगा तो मीम की तरफ होता है कि नहीं है? ये आप देखिएगा आपके साथ। और पिछले बार जो कांग्रेस का सीट लूज हुआ, मीम को जिताया गया, वहां पे 2 कारण था। सिर्फ मीम नहीं जीता था, वहां पे 17 साल का एक गुस्सा लोगों के अंदर में था कि ऐसे लोग को विधायक से हटाना जरूरी है। तब जाकर के एक विरोध वोट था, एक मीम का वोट था, दोनों मिलकर के 85,000 पहुंचा दिया। ये और कभी होने वाला नहीं है, और ये कभी होने वाला नहीं। और राजद का बात जहां तक बोले, राजद यहाँ कभी जीती नहीं है। बहादुर सिंह कांग्रेस के ही खाते में रहा हमेशा। तो अब राजद में क्योंकि ये लोग विधायक लोग गए हैं, तो अब राजद का सीट वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल यहाँ पे कांग्रेस की सीट है, और यहाँ के लोग ही कांग्रेसी है। अगर यहाँ पे कांग्रेस के टिकट पर अगर लड़ता है, कांग्रेस अपनी टिकट पर लड़ती है, तो फिर आपको यहाँ पे जीत निश्चित है।
लिख करके लीजिए कि निश्चित है कांग्रेस। और अगर राजद से लड़े तो राजद का रिकॉर्ड आपने देखा है, वहां पे थोड़ा लूज हो सकता है, क्योंकि कुछ कांग्रेसी माइंड ऐसा होता है ना कि वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी से, मतलब हौसला नहीं रहता, हौसला उनका टूट जाता है। तो हो सकता है, लेकिन मैं भी पसंद कुछ भी अगर मेहनत करे, क्योंकि इंडिया का है, इंडिया को अगर मान करके गठबंधन करके लास्ट मजबूरी में आपको इंडिया की तरफ लोग जाएगा, कांग्रेस के नेता को उतरना ही पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता, क्योंकि एक पार्टी क्या होता है कि वहां तो गठबंधन कर लेता है, लेकिन यहाँ पे वो गठबंधन का धर्म नहीं निभाता है। कांग्रेस है वो अच्छा कांग्रेस है, ये राजद है राजद है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप गठबंधन है तो निभाइए, दोनों आप भाई हैं या तीन पार्टी है तो तीनों पार्टी को लेके चलना होगा। इसी वजह से लोग नाराज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर पार्टी का संगठन जो गठबंधन है उसका संगठन सही से रहा तो यहाँ पे जीतने से इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि और वो दिन नहीं है, लोग समझ रहे हैं कट्टरवाद को। बीजेपी जो काम करते हैं बिल्कुल कट्टरवाद एक विशेष समुदाय के लिए काम करती है, इसी तरह से जो मीम है बिल्कुल कट्टरवाद है, एक विशेष समुदाय के लिए काम कर रही है। ये समुदाय से काम करके हमको विकास होने वाला नहीं, हमको विकास चाहिए। 15 साल से अगर मीम कह रहा है कि हमने वो कर दिया, बताइए आपका सीमांचल में या किशनगंज में या बहादुरगंज में क्या कर दिया? आपको 5 सीट यहाँ के लोगों ने दिया, 2 साल आपको ये लोग विधायक लोग रहे भी, तो आपने क्या किया? एक तो छोटा सा क्लिनिक हॉस्पिटल बनाने वाले थे, वैसे नहीं बना पाए। विधायक रहते तो करते नहीं, रहे थे 2 साल रहे ना। अच्छा ठीक है, 2 साल ना बाद भागे, 2 साल में कुछ भी तो कर सकते थे बात। एक छोटा सा क्लिनिक तो खोल, एक स्कूल तो खोल सकते थे। तो आप सिर्फ बोलना जानते हैं, हमने फाड़ दिया, क्या बिल को फाड़ दिया, बिल खत्म हो गया। फाड़ना, तोड़ना, कूदना ये पागलों का काम है या मजनूओं का काम है। मजनू फाड़ करके कुर्ता घूम रहा है, वो मजनू ना हुआ भाई, काम कुछ नहीं करता हो, दुनिया उसको मजनू और पागल समझती है। बस इसी तरह का एक मजनू हो गया कौम के पीछे। कौम का बात है, एक बार एक बोला कि हमने 50 बार कितना 1 दर्जन बोतल खून 1 घंटे में चढ़ाया था दौड़ के, 130 बोतल खून 1 दिन में दिया था हुआ। तो इस तरह का झूठ, इस तरह का मतलब फैलाना बिल्कुल कैसा लगता है आपको कि सही नहीं बोला? तौसीफ आलम की बात करें तो लंबा इतिहास रहा बहादुर के सत्यम से। निर्दलीय जब आए थे तो कांग्रेस के जादू रहमान को हरा कर विधायक बना, लगातार उसके बाद वो चुनाव जीतते रहे। और उनका कहना है कि 2020 में जो हमारी हार हुई तो एमआईएम के लहर ने हमें, एमआईएम के वोटरों ने हरा दिया था। अब क्योंकि वो एमआईएम से खुद आ गए हैं और एमआईएम ने उनको हरा ही था, और उन्होंने तौसीफ आलम ने कभी नहीं माना कि मुझे अनजान नबी ने हराया है। तो ऐसे में अगर सारी बातों को आप देखेगा 2020 और 19-24 के चुनाव को, मजबूत है जज्बात, हमारे यहाँ के लोग जज्बाती है ना, हमारा कौम ही जज्बाती है ज्यादातर, है कि नहीं है? तो नीम का वोट तो इसमें कोई दो शक नहीं है, तो वोट है, वोटर तो है, लेकिन इतना नहीं है जो 85,000 जो बताया गया 2020 के 2000 का बनिस्बत जो बोला कि अंजार नेमी उसको हराया, वो बोला ये बात तो सिर्फ साहब या कोई बोल रहा है। कोई नेता किसी को नहीं हराता, पब्लिक हराती है। पब्लिक के पास वोट है। पब्लिक क्या करती है कि 17 साल तक इसने कुछ नहीं किया, नकारा है, इसको नकारो, नकारा को नकार दिया। किसको लाना? अभी जो आए उसको, गमीर साहब भी आते ना, उसको 85,000 वोट आता, उस पर फिर मीम का टिकट अगर मिल जाता, मसूरी साहब को अगर मिल जाता तो वो भी 50,000 लाता। ठीक है, क्योंकि पब्लिक का मूवमेंट इधर था, इसको हटाना है। 2 तरह का वहां पे गुस्सा था, इसको हटाना है, एक मीम का मतलब जज्बाती वोट, ये एक जज्बात से दे दिया गया। मतलब हर बार एक चीज को दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि एक गलती को आप 2 बार तो दोहराइएगा, नहीं होगा ना। ऐसे हम अगर वोट देते हैं तो हमको काम चाहिए, विकास चाहिए। नहीं, विकास चाहिए, किसके लिए आप वोट दे रहे हैं? हमको कोई चेयरमैन प्रतिनिधि हम है या कोई विधायक है, उसको क्यों चुनता है? काम के लिए। हम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे बकवास करेंगे तो क्या हमको आने वाले दिन में लोग पसंद करेंगे? लेकिन मुस्लिम क़यादत की जो बात की जा रही है, कैसे क़यादत? मुस्लिम क़यादत क्या पहली बार आई है? अवैसी साहब कहते हैं नहीं, अवैसी साहब जब आए तभी मुस्लिम का क़यादत था, उससे पहले कौन क़यादत करते थे? बदरुद्दीन अजमल साहब से बड़े हैं आप हर चीज में। आपको नीट की तैयारी वो करवाते हैं, डॉक्टर बनाते, मेडिकल कॉलेज है उनके पास, उससे बड़े हैं क्या आप? क्यों? अरशद मदनी साहब जितना भी मामला हुआ अब तक केस वही लड़े हैं, जितना भी मुसलमानों का केस है, जितना भी बात हुआ, अरशद मदनी साहब को भी भूल गए, मोहम्मद मदनी साहब को भी भूल गए। मतलब यही आपकी नया जनरेशन को यही दिख रहा है, क्योंकि वो फाड़ रहा है, इतना बोल रहा है कि अमित शाह डायरेक्ट उन्हीं को फोन क्यों कर रहा है? अमित शाह जी डायरेक्ट उन्हीं को क्यों फोन कर रहा है? और भी तो विधायक थे और एमपी थे, जावेद साहब नहीं, जावेद साहब को भी, जावेद साहब का इतना बड़ा नहीं है, मतलब उन्हीं को क्यों? और भी तो है, उनसे बड़ा नहीं है, अजमल साहब नहीं है, उनको नहीं फोन कर सकते थे? मुस्लिम क़यादत है,
मतलब यही आ गया मुस्लिम का आदत। 3,000 का प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी सुनते हैं, उन्हीं के पास बैठा है तो वही दौड़ करके जा रहा है, वही सबसे लड़ रहा है। मास्टर मुजाहिद साहब नहीं लड़ रहा है, क्या आदत नहीं कर रहा है? मतलब एक आदमी को आप इतना प्रोपेगेंडा बना करके ऊंचा कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए। मतलब जितना वो बोलता है इतना हमको नुकसान होता है, तो उससे अच्छा बोलना नहीं बोलना अच्छा था। नुकसान कैसे होता है, क्या नुकसान क्या है इसकी? सॉरी भाषा, जैसे कि आप यहाँ पे ज्यादा, आप यहाँ पे आबादी आपकी मुसलमानों की, तो आप यहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान कीजिए, तो बाकी जगह आपका 82% वो लोग, तो वो लोग क्या करेगा? तो लोग भी संगठित तो किसका सबसे ज्यादा मजबूती होगा, आपका या उसका? किसका? जो ज्यादा है, क्योंकि आप पूरे देश में ज्यादा है, आप तो यहीं पर सिर्फ है ना भाई। फिर यहाँ पर भी है तो आपके अंदर में इतना मेल नहीं है, आप कभी टिकट बेच देते हैं तो कभी खरीदारी का काम कर लेते हैं। सब आरोप है। आरोप कैसे है भैया? पिछले बार तो वीडियो सिद्ध हो गया था, आरोप कैसे है? अभी भी आप भी अगर उसको बचाने का पक्ष में है तो और कितना खुल करके थोड़ी ना बोला कि आपको टाका दीजिए, डायरेक्ट मीडिया के सामने में टाका लेगा वो, ऐसा है? नहीं है ना। पिछले बार वीडियो हुआ उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है आगे लोग, इस तरह का जज्बाती है। मुर्शिद मुखिया का मामला नहीं था, सिल्लीगुड़ी में पैसा नहीं ले रहे थे, वही मुर्शिद मुखिया समय में आ गए हैं। क्यों? हमसे मसूरी साहब के लिए पैसा नहीं मांगा गया था? अब तो खुली सबूत है। हम लोग इतना पैसा नहीं दे पाएंगे बेचारे, क्योंकि हम लोग उसको लाए थे, तो भाई इतना क्यों लिया जा रहा है? तो पैसा लेकर के आप टिकट बेच रहे हैं और ऐसे ऐसे आदमी को दे रहे हैं जिसको बोल रहे थे कल चोर है, लफंगा है, गुंडा है, क्रिमिनल है, कल उसके बारे में बोले तो आज उसी को पैसा देकर के बड़ा आदमी होगा, और यहाँ से नहीं हैदराबाद से ऐलान कर देते हैं। यहाँ पे क्या नाम है उसका, अब्दुल ईमान साहब को भी छोड़ देते हैं आप, आपका मतलब प्रदेश अध्यक्ष को भी नकार करके उसको मजबूरी में वहां लेके चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि अब हम भी फंस गए। क्यों नहीं हम ये इन लोगों को चाहते हैं कि हैदराबाद, दिल्ली, पटना, इस सब पार्टी को क्यों लाते हैं? हमारे ही अंदर हमारा ही भाई है, चाहे तौसीफ साहब हो, अंजार साहब हो, हमारा अब्दुल ईमान साहब हो, मुजाहिद साहब हो, हमारे जितने लोग सब कुछ मिलकर के अपना ही क्यों नहीं पार्टी समाज में पैदा करते हैं? दूसरे का झोला ढोने में अच्छा लगता है। अपने पार्टी का बीच में बिल्कुल भी फूका था, लेकिन हम एक मतलब पार्टी चलाने कितना बड़ा चाहिए, हम तो पर हिम्मत करके अब तक कागज हम सबमिट किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सब कोई एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते हैं? आप ही के द्वारा वो चमक रहा है ना, आप ही के द्वारा चमक, आप ही का पैसा लेकर के टिकट देके आप ही का पैसा से हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, वो फिर बैठ के वो आता है, आप ही का बेटा हेलीकॉप्टर पे बैठेगा, आप ही का पैसा, आप ही का वोटर होगा, तब जाकर के एक सेकुलर पार्टी बनेगी, तब आप सरकार में शामिल हो सकते हैं। एक कम्युनल पार्टी सरकार में जल्दी से कोई शामिल नहीं करना चाहता। सही है, आप कम्युनल पार्टी में जाना चाहिए, चाहे हिंदू या मुसलमान, कम्युनल तो कम्युनल है, एक समुदाय के बारे में बोलना कम्युनल है, चाहे वो किसी भी समुदाय के बारे में बोलेगा। कहना कि इनडायरेक्टली आपका जो है सपोर्ट, समर्थन जो है महागठबंधन तरफ जो है दिखने को, हम लोग सेकुलर देश में, सेकुलर की तो बात होनी ही चाहिए, और सेकुलर की वजह से आज हम इंडिया में है, नहीं तो हम पाकिस्तान चले जाते हैं। जब देश आजाद हुआ था ना, हमारे सारे दो देश बना था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मुसलमानों को इसलिए पाकिस्तान चले जाना, जिसको जाना अपना चॉइस पर जाइए, लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिल्ली की जो जामे मस्जिद की सीढ़ियों से उन्होंने आवाज दी कि कहाँ जा रहे हैं अपने देश को छोड़ करके, अपने आबा उजदाद की कब्रों को और उसके मकबरों को, उसकी जमीन जायदादों को और अपने इबादत गाहों को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? किसके सहारे, किसको देके जा रहे हो? तो हम यहीं पे पैदा यहीं होंगे, मरेंगे यहीं, ये हमारी जमीन है, ये हमारी सरजमीन है, यहीं रहेंगे, तो आज उसी पर हम लोग हैं और आज हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हम सेकुलर है, सेकुलर पार्टियों के साथ रहेंगे। अगर यहां पर भी अगर हम इस तरह के छोटी छोटी पार्टियां जो होनी चाहिए अगर हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं हम आज सीमांचल का पार्टी हो, सीमांचल की अपनी पार्टी हो, फिर हम लोग जाकर के सेकुलर के साथ मिलेंगे। आज क्यों नहीं आपका नीम का पार्टी को राजद ने लिया, लेकिन आपको चाहे जिस तरह से लेना पसंद किया, लेकिन आपको शामिल नहीं किया। एक अहम सवाल है, राशन कार्ड बनाने के लोग दर बदर की ठोकरें खाते। कई लोग कल मुझे भी फोन किए थे, उनका जो है ऑफिस में से उसका पेंडिंग बता रहा था, किस तरह से वो जिन्होंने ऑनलाइन देखा तो मुझे फोटो भेजा है। उन्होंने कहा अब क्या सही क्या गलत में, आप पैसे देंगे तो आपका बन जाता है, नहीं देंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो ऑनलाइन मामला है, ऑनलाइन यहाँ से कहीं से भी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, या कहीं सेंटर में भी बैठ करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए राशन कार्ड के लिए। वो पेंडिंग रहता है तब तक जब तक आप उसको वहां पे मतलब जिला ऑफिस में जाकर के आप पैसे नहीं दे देते हैं। ये लोगों का, आम लोगों का है, पैसा नहीं दीजिए आपका रिजेक्ट कर देगा। मतलब अब यहाँ का चीज उठ करके वहां चला गया है,
मतलब यहाँ पे पैसा ब्लॉक में नहीं लेकर के आप पैसा वहां लेता है, यहीं से फिर वसूली यहीं से होता है। इसलिए आप यहीं से वसूल करेगा, उसका कोई अमला है, वो जाके पैसा देगा, फिर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं लेने से नहीं होगा। यहाँ पे आप चलिए ना, अभी AMO जिसको बोलते हैं, जो जन वितरण प्रणाली का दुकान है, यहाँ पे कितना अवैध हो रहा है, लोगों को आधा किलो करके कम दिया जा रहा है, जाके सभी नेताओं से लेकर के सभी को पहुंचता है पैसा। 35 रुपया सुनते पर केजी इन लोगों को पैसा जाता है, और कम दिया जाता है वहां से गोडाउन से पर बोरी नेताओं को पहुंचता है। अब नेता जो बड़े बड़े नेता है उन लोगों को पहुंचता है। इन पर कैसे लगाम लगाया जाए? क्यों वहां पे मतलब जहां पे राशन कार्ड बन रहा है वहां पे पैसा नहीं देने पर आपका राशन कार्ड को रिजेक्ट कर दिया था। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो हमारे गरीब लोग हैं उसी पर निर्भर है आज, क्योंकि हमारा देश ही 5 किलो अनाज पर टिका हुआ, इसी से विकास की बात कर नहीं पा रहा है। 5 किलो अनाज से क्या होता है, लेकिन ऐसा हालत पैदा कर दिया है कि 5 किलो अनाज के लिए हम दर ठोकर खा रहे हैं, सरकार के पीछे घूम रहे, क्योंकि हमारा ही पैसा है, क्योंकि सरकार अपने बाप के घर से तो पैसा देती नहीं है, हमसे ही टैक्स करके हम ही को दे रहा है, जनता के पैसा जनता को दे रहा है, फिर उस पैसे को लूटा जा रहा है। एक चीज और हम भूल रहे थे, मैंने एक और मिशन निकाला कि हम जिससे भी बातचीत करेंगे किसी भी मौके पर, जब उनका हम बयान लेंगे तो एक सवाल जरूर रहेगा कि हमारे जो यहाँ के किसान हैं मक्का का खेती अब बड़े चाव से करते हैं। हालांकि 10-15 साल पहले ये माहौल नहीं था, लेकिन बड़ी समस्या जो मैंने नोट किया लोगों से जो मिला कि जब उसे बेचने की बारी आती है तो कोई सरकारी मंडी में है। कई दफा मामला आप लोग के पास भी आता होगा कि व्यापारी को उन्होंने माल दिया, लेकिन व्यापारी माल लेकर के गायब हो जाता है, फिर इंसाफ पंचायत पैसा के लिए दौरा लेकर आए। तो सरकारी मंडी हो मकई के लिए, उस पर क्या आप इशारा ख्याल रखते हैं? बिल्कुल अनिवार्य है। आज पंजाब क्यों आगे है? पंजाब के पास मंडी है, बीज का भंडारण है, गुडाउन है। यहाँ पे कैसे गुडाउन है आपको बाजू में? अगर मक्का यहाँ उत्पन्न होता है 1000 करोड़ टन, 2000 करोड़ टन, 10,000 करोड़ टन यहाँ होता है बुधवार, और बढ़िया होता है। आज के डेट में बहुत अच्छा मकई होता है। लेकिन मकई को प्रोसेसिंग प्लांट सिर्फ एक है, कहाँ आपका? गलगल या ठाकुरगंज, आपका बहादुरगंज, किशनगंज, कोचादामन कहीं नहीं है। तो एक जगह इतना 1000 करोड़ टन आपका पैदावार है। अब यहाँ से आपका मक्का जा रहा है कहाँ? हरियाणा, पंजाब, वहाँ की प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ बैठा हुआ है। हमको कम रेटों में खरीदा जाता है। हमारे यहाँ पे भंडारण का कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, वो मंडी नहीं है जो मंडी होनी चाहिए। आप पूरे जिले में एक मंडी बताइए, नहीं है। हमको गाँव बदल को जाना पड़ता है, मंडी नहीं है आपके पास। बंगाल में सरकार अपने मंडी क्यों नहीं लगाती? क्यों नहीं? जैसे यहाँ पे आपका हमारा बाजार समिति, यहाँ पे मंडी लगनी चाहिए, लोगों को यहाँ पे रेट तय होना चाहिए। मक्का के लिए सरकारी मंडी लगे, इसके लिए आप कुछ पहल करें। एकदम इसके लिए पहल मैं चाहूंगा कि मैं सरकार से अभी इसके बाद मतलब अभी से मैं आपके चैनल के थ्रू से मैं कहूंगा कि मक्का के लिए एक मंडी होना बिल्कुल जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। नहीं होगा तो हम लोग सब किसानों को लेकर के आने वाले दिनों में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे सब किसानों के साथ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसानों की रीढ़ की हड्डी है ये, और इसी को आप तोड़ दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। आज 2000 के आसपास हो गया, कुछ दिन पहले 2400 में बिक रहा था, मनमानी रेट पे लोग बेच रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। 2000 से कम हो चुका, पूंजी पता 2000 से नीचे आ गया, जबकि ये रेट 2500-2800 रुपए चल गया था। अभी उसको भंडारण का जगह रहता, कहीं गुडाउन होता तो रख देता, नहीं बेचता, जब रेट होता तब बेचता। क्योंकि मक्की सारा चीज खाने का जितना खाद्य पदार्थ बन रहा है, कुरकुरे से लेकर बिस्किट से लेकर के आपका हॉर्लिक्स तक मक्का से बन रहा है। तो मक्का बहुत ही बड़ा, इसको एक लाल सोना बोला गया इस फसल को। इसके लिए मंडी होनी चाहिए, और कृषि विभाग और जिला प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द मक्का का एक रेट तय करके एक मंडी होना चाहिए पूरे जिला में, कम से कम हर प्रखंड में एक होनी चाहिए। चलिए, काफी लंबा हो रहा है। आखिरी में एक सवाल करते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे कि कांग्रेस भी कहना के सूत्रों से जो खबर आ रही है, कांग्रेस के कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी जो है हुई है कि उन्हें भी प्रत्याशियों का तलाश है, और उनमें से मुझे जहां तक खबर है कि उनमें से कुछ नामों पर जो कांग्रेस विचार कर रहे हैं, उनमें से एक नाम हो सकता है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकता है कि अगर हमको इस नाचीज को अगर कोई पसंद करता है, चाहे कांग्रेस है कोई पार्टी है, सेकुलर अगर हो, या अगर आप भी कहिएगा नहीं पार्टी नहीं, आप इंडिपेंडेंट आ जाइए, तो हम आ सकते हैं। अगर कांग्रेस आप उसी को रहमान को लायक समझे और आपको टिकट मिल जाए, तो आप क्या विश्वास दिला पाएंगे टिकट निकालने का वो रखते हैं आप? टिकट तो मिलेगा, निकालने का सीट इंशाल्लाह निकलेगी। कोई भी सीट आप बोले ना कि एक तरफ 200 आदमी अगर एक साथ बोले या पूरा पब्लिक बोले कि नहीं आपको आना चाहिए, कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही आ जाएंगे। निकालने के लिए क्या चाहिए आपको?
आपको पब्लिक जनता। चाहिए, जनता चाहिए। जनता अगर कहेगी तो हम आ जाएंगे। जनता को लेकर के चलने के लिए कुछ आपके पास अमले को चलाने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, उधरा तो अल्लाह ताला ने दिया ही दिया है, ही। कर ही लेगा आदमी किसी न किसी यानी अगर तरीके से। कांग्रेस आप पर विचार करे तो आप पूरी तरह तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? तो मैं हर वक्त रेडी रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं कौम के लिए ही काम करता हूँ। मेरा अगर जीवनी अगर देखिएगा 2008 से लेकर अब तक मैं परिवार के लिए 2-4 घंटा ही काम करता हूँ, उतना काफी होता है। और उतना मैं अपना आपको भी सेल्फ बनाया भी है और अपना पॉलिटिकल करियर भी बनाया है, पॉलिटिकल में काम भी किया है और लोगों के लिए काम किया है। लोग चाहे, क्योंकि जब पद में आ जाने के बाद बहुत सारी शिकायतें होती है, लोग करते हैं, करने दीजिए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमने जब तक नगर में आया तो कितना काम किया आपको पता है, और काम का सिर्फ उससे पहले का ब्यौरा देखिए, अब तक का ब्यौरा देखिए कि कितना काम हुआ, कितना का फंड अभी हुआ, कितना का पहले हुआ और क्या क्या काम हुआ। कमी तो हर वक्त रहेगा, कमी हर वक्त पूरा कर सकते हैं। अभी खाना खाए फिर भूख लग ही जाएगी थोड़ी देर बाद, अभी सफाई हुआ थोड़ी देर बाद गंदा होगा ही, गंदा। यही कार्य। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बहादुरगंज नगर चेयरमैन प्रतिनिधि जनाब वसीकुर रहमान साहब। अगर मौका मिलता है और जनता इनके साथ हो तो ये भी बहादुरगंज विधानसभा के जो है चुनाव की रणभूमि में कूद सकते हैं। बहरहाल तमाम तर सवाल जो थे हमने इनके समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया। इन्होंने बड़ी शालीनता से जो है हर एक मुद्दे पर बात की। हम चाहेंगे आप भी शब्द शालीनता का अच्छे घर का बच्चा होने की का पहचान देते हुए कमेंट करें। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया।